हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ दोस्तों जीवन कौशल के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो देख लेंगे दोस्तों एक एक प्रश्न को। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है दोस्तों, तो एक एक को क्रिम क्रिम से देखेंगे दोस्तों, बड़े ही इत्मीनान से। तो बने रहें मेरे साथ, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके दोस्तों। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है, जीवन कौशल से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप सभी लोग देखेंगे उनको। जीवन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड की किस शिक्षा दार्शनिक ने व्यक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है? ये किस मनोविज्ञान का कथन है? जीवन कौशल में दोस्तों 10 नंबर आते हैं और कम से कम 4 से 5 नंबर दोस्तों परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो आप परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सके। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों टीपी नन होगा। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन है और ये परिभाषा पूछी जाती है तो ये जॉन डीवी साहब की हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऐसा कहा गया है क्या? शिक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? ये जो टॉपिक है आपका प्रबंधन करके, आपदा प्रबंधन और मूल्यांकन वगैरह इसमें, तो इसी से ये परिभाषा पूछी गई है दोस्तों। ये है तुम्हारी ड्रैकर साहब की परिभाषा, प्रबंधन को जीवन रक्त कहा है दोस्तों किसने? ड्रैकर ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? अगर शिक्षक में नहीं होगी मौलिकता, अगर नहीं होगी उसमें उदारता, नहीं होगी नवीनता, अगर नहीं होगी सहानुभूति, तो वो शिक्षक नहीं है। तो ये सारे गुण शिक्षक में होने चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए दोस्तों, सिंपैथी होनी चाहिए, गुणों को खोजने की कला होनी चाहिए और उनको कमियों को दूर करने की भी कला होनी चाहिए दोस्तों। ये सारी जो योग्यताएं होती हैं वो एक अध्यापक में होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, बच्चों के प्रति दोस्तों उसका लगाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? जो अभिवृत्ति है इसका सामान्य अर्थ क्या है? क्या ये सोचने की क्षमता है? इसी को अभिवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कौन करता है? ये तो टेट में भी पूछा गया था दोस्तों, और ये सुपर टेट में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, कि बालक का जो सामाजिकरण होता है वो किससे होता है दोस्तों? तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों परिवार, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, ये सारी चीज़ों से दोस्तों सीखता है कौन? बालक। इसके बाद अगर पूछ लेते हैं दूसरा कौन होता है, तो दूसरा होता है दोस्तों विद्यालय। विद्यालय में भी उसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन किया जाता है दोस्तों। तो अगर पहले नंबर की बात करेगा तो परिवार हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा परिवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की सर्वोच्च सत्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये प्रभुत्ता हो जाएगा। और अगली स्लाइड ले लेते हैं और उससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि विद्यालय किस प्रकार का वातावरण का निर्माण करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विशिष्ट वातावरण। विद्यालय किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट वातावरण। अगला देख लेते हैं। क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो इस अगर क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्षेत्र के आधार पर, तो स्थानीय संस्थाएं होती हैं दोस्तों 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि आदर्श नागरिकता का जो सिद्धांत है ये किस प्रणाली से संबंधित है? आदर्श नागरिकता सिद्धांत है ये किस से संबंधित है दोस्तों? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली से ये संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
12। थोड़ा सा जूम कम कर दें ताकि क्वेश्चन आप लोगों को दिख सके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बेसिक शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरीय के हों या ग्राम के हों या भारत की समस्त सर्वोत्तम या स्थायी बातों से संबंधित करती हों। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। एक बार यही क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया था कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किससे मतलब किसने दी है या किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और टेट में भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे दोस्तों कि बेसिक शिक्षा में किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। बेसिक शिक्षा में किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया, तो वो है जीविका अर्जन की समस्या, है ना। जो जीविका होती है ना, इसको समस्या पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे दोस्तों। बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा निर्माण के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने की थी। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, आप सभी लोग समझ गए होंगे अब कि बेसिक शिक्षा प्रणाली ये संबंधित है महात्मा गांधी से, और इसकी जो रूपरेखा बनी थी उस समिति का गठन किसने किया था, तो ये थे तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन, है ना। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि बेसिक शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो महात्मा गांधी होंगे दोस्तों। और इसके जो रूपरेखा के निर्माण के लिए जो गठन की गई थी समिति दोस्तों, उसका उत्तर होगा जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने शिक्षा के किस विषय को महत्व दिया है, तो हस्तलेख को महत्व दिया है। और गांधी जी से एक क्वेश्चन शायद कंफर्म होता है दोस्तों, तो सभी मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन बचते हैं तो आगे देख लेते हैं। देश के समाज के हित के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षित करना है, और इसका उत्तर दोस्तों आगे होगा, अगली स्लाइड में देखेंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना है, और उसका अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि भारतीय जो अखिल भारतीय जो प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है, तो ये 1940 में हुई है। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संवेगों को जानने का सर्वोत्तम ढंग या उपाय क्या है दोस्तों। जो संवेग होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पूछा जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाता है संवेगों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संवेगों की संख्या होती है दोस्तों 14। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यही क्वेश्चन मिल गया कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों, तो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं कितनी, 14। किसने? मैकडूगल साहब ने। अब मैकडूगल ने एक बात कही थी, क्या कही थी कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा है एक संवेग। अगर ये बात तुम्हें याद रहती है तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका दोस्तों। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ी होती है दोस्तों एक संवेग, जुड़ा होता है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ। अगर तुम्हें याद रहता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है और किसने दी थी, मैकडूगल ने, तो आप तुरंत लगा सकते हैं कि 14 संवेग भी होंगे दोस्तों। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवेगों की कुल संख्या 14 है और मूल प्रवृत्तियां की जो संख्या होती है वो 14 होती है, और ये मैकडूगल ने दी थी, है ना। अब तुमसे अगर कोई पूछता है कि ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं दोस्तों, तो भूख, प्यास, नींद, है ना, ये सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, ये क्या होती हैं दोस्तों, जन्मजात क्रियाएं होती हैं। भूख लगती है हमें, प्यास लगती है, नींद आती है, ये दोस्तों मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सहानुभूति के दोस्तों कितने प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये परिभाषा है दोस्तों कि सहानुभूति दूसरों की संवेदना और संवेग को केवल देख लेने पर अनुभव का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये बात बिल्कुल सही है। एक होती है दोस्तों सहानुभूति, अभी पहले इसको परिभाषा बता देते हैं, ये ड्रेवर की परिभाषा है। एक होती है दोस्तों सहानुभूति, सहानुभूति। एक होती है दोस्तों समानुभूति। ये दोनों में दोस्तों बेहद ही मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा ही अंतर है। आप सभी लोग सहानुभूति समझ लेते हैं ये क्या होती है। किसी के दुख को देखकर आपके मन में जो शोक या आप जो फील करते हैं दुख,
उसे बोलते हैं दोस्तों सहानुभूति। अगर कोई रो रहा है तो आप उसे सांत्वना देंगे कि चलो ठीक है मत रो, और मैं भी दुखी हूँ इससे। यह है दोस्तों आपकी सहानुभूति। और समानुभूति दोस्तों क्या होती है? अगर सामने वाला दोस्तों रो रहा है तो आप भी उसके साथ रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है समानुभूति। अगर वो बंदा रो रहा है दोस्तों तो आप भी रो रहे हैं, तो आप उसका दुख फील कर रहे हैं जैसे वो फील कर रहा है वैसे ही। तो सहानुभूति और समानुभूति में अंतर समझ चुके होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेरणा को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो दो भागों में होती है प्रेरणा। क्या होती है? सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। सकारात्मक में क्या होती है? हम पुरस्कार देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और नकारात्मक में क्या होती है? दंड होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, दंड क्या होता है और पुरस्कार क्या होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रेरणा कार्य को करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाती है दोस्तों। प्रेरणा कार्य को करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये ऐसा कथन है दोस्तों। ये कथन किसका है? तो ये कथन था दोस्तों गुड का, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। कई बार तो पूछी गई है टेट में ही कि कार्य को जारी रखने करने की जो प्रक्रिया है उसे किसने कहा था? तो ये गुड महोदय ने कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये परिभाषा पूछी गई थी दोस्तों, टेट के एग्जाम में भी पूछी गई थी। आप इसे मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूँ आप सभी लोग समझ जाएंगे जब आप लोगों को एग्जाम में ये मिलेगा क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है परिभाषा दोस्तों, कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया या कथन किसका है दोस्तों? तो ये है तुम्हारा गुड महोदय का। गुड महोदय का ये कथन है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। प्रेरणा कार्य को करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये गुड महोदय का। ये मोटिवेशन नामक चैप्टर से ये परिभाषा पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्रेरणा छात्रों में किस भावना को उत्पन्न करती है दोस्तों? अगर किसी में मोटिवेशन है, किसी में प्रेरणा है दोस्तों, वो क्या करेगी? अनुशासन की भावना करेगी दोस्तों। किसी भी क्लास में अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है, अगर उसकी क्लास में रुचितापूर्ण नहीं है, रुचि नहीं है, लोग बातें करते हैं, तो वो क्या करता है कि अपनी क्लास को रोचक बनाने के लिए दोस्तों वो किसी भी कोटेशन को या लाइन को या किसी महापुरुष द्वारा की गई बात को दोहराता है, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं दोस्तों, मोटिवेशन मिले आपको, आप मोटिवेटेड रहें, जिससे कि आप क्लास में अनुशासन बनाए रखें दोस्तों। इसी प्रकार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेरणा छात्रों में किस भावना को उत्पन्न करती है दोस्तों? तो अनुशासन की भावना को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? व्यक्ति के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं? तो ये प्रेरणा है ये दोस्तों, मोटिवेशन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि कोई एक जन्मजात प्रेरक है। यार भैया, जन्मजात प्रेरक मतलब भूख जन्म से ही लगती है। कोई ये नहीं है कि आप 13 साल के हो गए इसके बाद आपको भूख लगना शुरू हुआ। जन्मजात प्रेरक वो होता है जैसे भूख, नींद, प्यास, है ना। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं दोस्तों? ये होती हैं जन्मजात प्रेरक। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये अच्छा है और पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 27 देख लेंगे। जब एक नई आदत दृढ़ ना हो जाए उसकी अब बात ना आने दो, यह कथन किसका है दोस्तों? जेम्स ड्राइवर का है। मैंने फिर मैं बता दे रहा हूँ, जीवन कौशल में दोस्तों 5 से 6 नंबर तक भी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, तो आपको परिभाषाओं पर विशेष ही ध्यान देना है दोस्तों। फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब कोई ऐच्छिक कार्य को बार बार किया जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? आदत हो जाती है दोस्तों, हैबिट हो जाती है। जब भी आप किसी पसंदीदा कार्य को दोस्तों करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है दोस्तों? वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है दोस्तों। और अब कुछ नहीं, रहने दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हॉरेंस और मैन के जो
मैं ये बताना चाहता था कि आदतों को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों। तो आदतों को रोका जा सकता है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा दोस्तों आदतों को रोका जा सकता है। अवांछनीय व्यवहार के द्वारा दोस्तों रोका जा सकता है आदतों को, है ना, इतना पर्याप्त है। हॉरेंस और मैन के अनुसार दंड का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? बुराई को रोकना होता है, ना कि दोस्तों जो टीचर के अंदर भरी होती है बेमनुष्यता उसको निकालना दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों। क्या है? बुराई को ख़त्म करना ही दंड देने का उद्देश्य होता है, न कि व्यक्तिगत आप किसी को दंड देते हैं वो दंड नहीं है दोस्तों। तो हॉरेंस और मैनकॉफ के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या होता है? बुराई को रोकना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे दोस्तों। 30 नंबर हो गया दोस्तों। अध्यापक द्वारा किसी छात्र की गई प्रशंसा को क्या माना जाता है? आप कोई भी अध्यापक है वो पढ़ा रहा है दोस्तों, आपसे बार बार सही उत्तर देने पर कहता है शाबाश, बहुत अच्छे। आप पढ़ाता रहा है दोस्तों और हर सही जवाब देने पर आपको देता है शाबाशी, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है दोस्तों तो वो हो जाते हैं तुम्हारे पुरस्कार के रूप में। पुरस्कार दोस्तों यही नहीं होता है कि वो हर टाइम आपको सवाल दें और हर टाइम आपको वो टॉफ़ी दे। पुरस्कार ऐसा नहीं है दोस्तों। आप आप बता देते हैं सही जवाब तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो हर सही जवाब पे देता है आपको शाबाशी। तो ये क्या है? आपको ये पुरस्कार है जो आपकी आंतरिक जो प्रेरणा है, ऊर्जा है, उसको बढ़ावा देती है। तो यही पूछा गया था कि अध्यापक द्वारा किसी छात्र की गई प्रशंसा को क्या माना गया है? तो पुरस्कार माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पुरस्कृत वांछित कार्य के साथ सुखद आचर स्थापित करने का साधन है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन तुम्हारा हरलॉक का था। जो क्वेश्चन था ये हरलॉक का कथन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति है दोस्तों, वो किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? तो नवीन परिस्थितियों में भी समायोजित हो जाता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसके पास नई परिस्थिति भी आती है तो वो उसको समायोजित हो जाता है, उसको झेलने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालय के संदर्भ में दंड कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दंड दिया जाता है दोस्तों किसके लिए? किसी भी बच्चे की बुराई को समाप्त करने के लिए ही दंड दिया जाता है। ये दंड कितने प्रकार का होता है? तो ये दंड दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक होता है, एक आर्थिक होता है दोस्तों। आप किसी भी बच्चे को मानसिक दंड नहीं दे सकते, ऐसा वर्णित है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। उसे मानसिक प्रताड़ना क्या बोलते हैं, प्रताड़ना होती है, वो नहीं कर सकते। मानसिक दंड नहीं दे सकते दोस्तों, ये वर्जित है दोस्तों। एनसीईआरटी ने मना कर रखा है इसको, एनसीएफ ने, कि आप किसी भी बच्चे को मानसिक दंड नहीं देंगे। आप शारीरिक दंड से दे सकते हैं, उसे मारपीट कर सकते हैं दोस्तों। आप आर्थिक दंड दे सकते हैं। आर्थिक दंड का मतलब होता है दोस्तों ये नहीं कि आप उसे ये कह दो लाओ 500 रुपये ना। कोई भी बच्चा दोस्तों बार बार स्कूल में लेट आता है, आप उसे पेनल्टी लगा देते हैं कि जब भी आप लेट आएंगे आप पर लगेंगे भाई 5 रुपये। ये कैसा दंड हो गया? आर्थिक दंड हो गया। आप वो बच्चा क्या करता है कि हर बार उसकी हैबिट बन चुकी थी कि बार बार लेट जाना, बार बार लेट जाना। टीचर भी दोस्तों था गुरु, उसने सोचा कि आओ बेटा, तुरंत उसे वार्निंग देता है, कहता है कि कल से अगर तुम लेट आते हो तो तुम पे लगेगा 5 रुपए का फाइन। तो यही था दोस्तों क्या? दंड के प्रकार दो प्रकार थे दोस्तों। एक मास्टर वो होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो ये मारने से सुधर जाएगा, आए उठा के 4 6 धड़ाधड़ 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 बोले ये लो। ये हो गया दोस्तों शारीरिक दंड। अगर ये इस दंड से नहीं बाज आ रहा है तो दोस्तों देते हैं हम आर्थिक दंड। तो यही दो दंड होते हैं और मानसिक दंड हम नहीं दे सकते, ऐसा दोस्तों वर्जित है। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, फिर ज़्यादा बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में ये क्वेश्चन
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार ये घूमता रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कि सिद्धांत जो दिया था मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये वियना ऑस्ट्रिया के पागलों के डॉक्टर थे दोस्तों। ये पेंसी नगर में आते हैं और पागलों के जो डॉक्टर था उसमें ये कार्यरत हो जाते हैं दोस्तों, सिगमंड फ्राइड। और अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों तीन मन पर ये अध्ययन करते हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अचेतन मन को ये बताते हैं कि ये 90% होता है, दमित इच्छाएं होती हैं। चेतन मन होता है ये 10% होता है। अर्धचेतन मन क्या करता है दोस्तों, अच्छाई और बुराई को रोकने का जो प्रयास करता है कि नहीं 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 रुक जाओ ये गलत है, नहीं 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 ये सही है, ये करता है तुम्हारा अर्धचेतन मन। और जो दमित इच्छाएं होती हैं आप में, ये सारे मन करता है अचेतन मन। और जो चेतन मन होता है ये मंदिर का वास होता है, पूजा पाठ की भावना का अनुभव कराता है। ये कौन सा चेतन मन, फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगर पूछा जाए मनोविश्लेषण सिद्धांत जनक किसे माना जाता है, सिगमंड फ्राइड को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के कितने घटक माने गए हैं या अभिप्रेरणा की कितने चरण हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 4 चरण हैं। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है दोस्तों सुपर टेट के जीवन कौशल से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अभिवृत्ति के कितने घटक होते हैं, तो 3 अभिवृत्ति के घटक हैं दोस्तों। ये भी फैक्ट करने वाली चीज़ें हैं सुपर टेट के जीवन कौशल के लिए। तो ये 4 अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं और अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। आप किसी को परामर्श प्रदान करने की कितनी विधियां हैं, तो परामर्श करने की दोस्तों 2 विधियां हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। एक होती है सामूहिक विधि, आप किसी को परामर्श देते हैं तो सामूहिक विधि है। एक होती है दोस्तों व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत विधि आप समझ लिए यहाँ से प्रश्न। सामूहिक विधि में दोस्तों क्या होता है कि आप कोई भी बैठा हो, उसने कह दिया भैया हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें ये सलाह लेनी थी तुमसे, वहीं बकने लगे। तुम ऐसा करो, तुम ये सीटेट तैयारी करो, ये करो, यूट्यूब फलाना ढिकाना इन पे देखो, फलाना ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने उसे परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं आप उसे। वो पूछता है कि भैया किस चैनल से हम अपना सुपर टेट का ऑपरेशन करेंगे, आप वहीं धड़ाधड़ बताने लगे। बोले ये पढ़ो, चंद्रा से देखो, इससे देखो, उत्कर्ष से देखो, इससे देखो। तो ये क्या है दोस्तों, ये है तुम्हारा सामूहिक परामर्श। अब यही बंदा अगर आपके पास व्यक्तिगत रूप से आता है, अकेले में बैठता है, आप उसे अकेले में समझाते हैं नहीं आप चंद्रा में एडमिशन ले लीजिए, बहुत ही अच्छी संस्था है शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये है दोस्तों क्या, आपका व्यक्तिगत परामर्श। फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का उपाय क्या है दोस्तों, तो ये मैंने बताया था दंड, जब पिछला ही क्वेश्चन था। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का उपाय है दोस्तों, तो ये दंड है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवीय जीवन का क्या आधार है दोस्तों, तो मानवीय जीवन का आधार है तुम्हारा व्यवसाय। जो मानवीय जीवन का आधार होता है दोस्तों वो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। आप इसी का जो आधार है वही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे। मैंने बताया था दोस्तों, कोई भी अध्यापक है, आप वो क्लास में हर सही जवाब देने पर दोस्तों क्या करता है, वो देता है शाबाशी, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट, बहुत ही यूनिक, यू आर ग्रेट, आप यूनिक हैं, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो क्या करता है दोस्तों, पुरस्कार देता है, आंतरिक अभिप्रेरणा देता है दोस्तों, मोटिवेशन अंदर से अभिप्रेरित करता है दोस्तों बालकों को। तो यही है। अब वो चाहे प्रधानाचार्य हो या अध्यापक हो या कोई भी हो, अगर ऐसा करता है, सार्वजनिक प्रशंसा देता है, तो क्या है, पुरस्कार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है दोस्तों। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है दोस्तों। इसको लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट 102%। एक मैंने 100% नहीं किया है दोस्तों, 102% किया है दोस्तों। आप टॉपिक पढ़ेंगे जीवन कौशल का मानवीय मूल, जो कि एनसीईआरटी ने मानवीय मूलों की संख्या बताई है दोस्तों कितनी, 83 है ना। इस टॉपिक से ये परिभाषा है दोस्तों, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और पूछी गई है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों।
आप इसको रट सकते हैं कैसे भी या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परिभाषा का बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये परिभाषा वह मूल जो मानव के इच्छाओं की तुष्टि करे। तुष्टि का मतलब बहुत सारे लोग असमंजस होंगे, ये तुष्टि क्या है? जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करे वही तुष्टि है। हमें संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। वह मूल्य जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है अर्बन का। बेहद ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये परिभाषा कई बार पूछी गई है और आगामी एग्जाम में भी आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का मूल अर्थ क्या है? तो धर्म से स्वतंत्र। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है सेकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसा कोटेशन पढ़ा होगा कहीं, लिखा देखा हुआ संविधान में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों, किसी भी धर्म को नहीं मानता है। तो धर्म से स्वतंत्र, धर्म से स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे तो दोस्तों, सभी शिक्षाओं का उद्देश्य मानव निर्माण है। मानव शब्द मानवीय गुणों का घोतक है। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? अब आप यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों और दोनों प्रश्न कई बार घूम फिर कर आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अगर बात करता है कारखाने में 6 से 14 वर्ष का बच्चा, 6 से 14 वर्ष का बच्चा दोस्तों क्या है कि वो कारखाने में कार्य नहीं कर सकता, ऐसा दोस्तों वर्णित है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में दोस्तों क्या कहा गया है? अनुच्छेद ये भी दोस्तों पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात्श्रम, हम बलपूर्वक दोस्तों किसी से भी कार्य नहीं करा सकते। हम तमंचे के बल पे दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा निषेध है दोस्तों हमारे संविधान में कि हम अपनी ताकत के बल पर या किसी भी बल पर दोस्तों हम किसी से श्रम नहीं करवा सकते। ऐसा अनुच्छेद 23 कहता है दोस्तों। और 24 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है वो कारखानों में कार्य नहीं कर सकता दोस्तों, ऐसा मना किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 25 अगस्त 2005 को। अभिवृद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? तो थर्स्टन ने किया था अभिवृद्धि का सर्वप्रथम मापन। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है टेट में। ये क्वेश्चन दोस्तों टेट में पूछा गया है कि अभिवृद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया? तो थर्स्टन ने किया। अगला स्लाइड ले लेते हैं और देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों, क्या होता है कि दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो प्रतीकार्थ सिद्धांत है, ये दंड का प्रमुख सिद्धांत है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और अच्छी भावना क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहलाती है दोस्तों। विभिन्न राष्ट्र के मध्य संबंध और अच्छी भावना क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये है तुम्हारी जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सेशन का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। यहाँ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं होती है दोस्तों, बात सिर्फ होती है मुद्दे की। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि नेशनलाइजेशन एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिमनर है दोस्तों। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।